इससे पूर्व के वीडियो में हमें पाकिस्तान के निर्माण से पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की पृष्ठभूमि पर चर्चा की थी। आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। अपनी पुस्तक द मिल्लत ऑफ इस्लाम में उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। मुस्लिम समाज ने इसे तत्कालीन समय में अर्थात 1933 में स्थान नहीं दिया था, परंतु 1906 में आकर ब्रिटिश सरकार की जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की जो सांप्रदायिक नीति थी, विरोध की नीति थी, फूट डालो की नीति थी, उस नीति के परिणाम स्वरूप मतभेदों को अधिक उत्पन्न कर दिया और लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम वर्ग के व्यक्तियों के साथ विशेषाधिकार की बात जोड़ने का कार्य किया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिम लीग सदैव लॉयल रहेगी, ऐसा इसमें एक उद्देश्य मुस्लिम लीग की स्थापना का था। लंदन टाइम्स ने इसीलिए लीग की स्थापना का स्वागत किया। रेमजे मैकडोनाल्ड ने लिखा है कि लीग की स्थापना का विवरण जो उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है, दी अवेकनिंग ऑफ इंडिया, कि एंग्लो इंडियन मुस्लिम अधिकारियों ने इसकी प्रेरणा दी थी मुस्लिम लीग की स्थापना की। शिमला और लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना का षड्यंत्र रचा गया और मुस्लिम लीग के प्रति विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के बीज बोने का कार्य किया गया। मोहम्मद अली ने 1923 में ये कहा था कि 1906 में शिष्टमंडल जो है अभिनव शिष्टमंडल के रूप में अंग्रेज़ों से मिला था और अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान अप्रत्यक्ष रूप से दिया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष नवाब वकारुल मुल्क थे, जिन्होंने लीग के झंडे के नीचे राजनीतिक संघर्ष से दूर रहने की बात भी अन्य लोगों ने कही, परंतु इन्होंने मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे मुस्लिम जनता को संघर्ष का आह्वान किया। उसके पीछे जो कारण था ये कह रहे थे कि भारत से जब अंग्रेज़ लोग चले जाएंगे तो मुस्लिम जो जनता है उसके जान माल है, उसका स्तर है, उसका शासन है, उनके हित है, उन हितों का क्या होगा, अर्थात उनके हितों को हिंदुओं से खतरा रहेगा और अंग्रेज़ शासन इसमें मदद करे। इसीलिए वे मुस्लिम शासक से ये मांग कर रहे थे कि हमारे लिए पृथक मताधिकार की स्थापना हो, पृथक निर्वाचन मंडल हो, पृथक जो है प्रांत बनाया जाए, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को अपनाया जाए। और लॉर्ड कैनिंग को ये बात स्वीकार की और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी मोहम्मद अली ने कहा था कि फूट डालो और राज्य करो की नीति कि जो समय की बात है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे हितों की पूर्ति करने के लिए हम अंग्रेज़ों से आग्रह कर रहे हैं। और यही भारत में हम फूट डालो और राज्य करो की नीति का आरंभ हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खंडित भारत पुस्तक में लिखते हैं कि इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के निर्माण में लॉर्ड मिंटो की भूमिका थी और यही भूमिका जो है भारत में मुस्लिम लीग को सांप्रदायिकता की ओर ले जाती है और राष्ट्रीय आंदोलन से इसे विलग कर देती है। देखा जाए तो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है वो तार्किक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण सिद्धांत था, भौगोलिक दृष्टि से भी हास्यास्पद सिद्धांत था, आर्थिक दृष्टि से और आधुनिक दृष्टि में से भी असंगत दिखाई दे रहा था, परंतु अनपढ़ और कुपठ जो मुसलमान जनता थी उसे गुमराह करने में इस सिद्धांत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस योगदान का परिणाम भारत विभाजन शून्य से प्राप्त कर लिया गया। यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि संप्रदायों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति और प्रकृति का स्वरूप क्या था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और भारतीय जनता को अंग्रेज़ों से जो भी आशाएं थी उस आशाओं के विपरीत अंग्रेज़ों ने कार्य किया। अंग्रेज़ों की नीति सदैव ये रही कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारतीयों को एक देश का भान ना हो, एक राष्ट्र के रूप में संगठित ना हो, इस प्रक्रिया को विघटित करना अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य रहा। अंग्रेज़ों की नीति बड़ी जटिल थी, एक दूसरे क्षेत्र से वे काफ़ी भिन्नता दिखाते थे। एक क्षेत्र में अपनी अलग नीति और दूसरे क्षेत्र में वही नीति परिवर्तित कर देते थे। जमींदारों ने कांग्रेस का डटकर सामना किया और जब वे असफल हो गए तब जाकर के उन्होंने उपनिवेशवादी शासकों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग का भरपूर समर्थन किया।
1906 से 1935 में मुस्लिम सांप्रदायिक मांगों को वायसराय के सम्मुख रखने का जैसे ही कार्य किया गया, वायसराय ने तुरंत इसे स्वीकृति दे दी। 1939 से 1946 तक मुसलमानों को हिंदुओं के साथ किसी भी राजनीतिक समझौते पर पूर्ण वीटो का अधिकार प्राप्त था अंग्रेजी नीति के कारण। अंग्रेजी शासन हिंदू और मुस्लिम तनाव के अवसरों का तत्काल लाभ उठाने का हमेशा कार्य करते रहे। ब्रिटिश शासकों ने सांप्रदायिक नेताओं को उनके संप्रदायों का प्रवक्ता खुशी से स्वीकार कर लिया, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को अल्पमत वाले या विशिष्ट वर्गीय आदि समझा गया। सांप्रदायिक दंगों के प्रति ब्रिटिश शासन ने महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ तो की, परंतु त्वरित कार्रवाई नहीं की और प्रशासकों ने जितनी अपेक्षा थी उसके अनुरूप कार्य न करके निष्क्रियता का प्रदर्शन किया और उत्तरदायी हीनता की नीति अपनाई। 1906 में मुस्लिम लीग और 1907 में हिंदू महासभा का प्रतिक्रियात्मक रूप से एक्शन टू रिएक्शन के रूप में एक संगठन स्थापित होता है, जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश राष्ट्रीय चिंतन पर हिंदुत्व का रंग चढ़ा गया और उस रंग के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग और मुस्लिम जनता की भावनाएं आहत होने लगी और वे जो लोग थे जो कट्टर मुस्लिम थे वो राष्ट्रीय आंदोलन से विलग होने लगे और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सोचने लगे, जैसे शिवाजी उत्सव है, उसके साथ है जो गणपति उत्सव है। परंतु उस समय ये स्थिति दिखाई नहीं देती थी। 1923 के बाद देश में सांप्रदायिक भावना और सांप्रदायिक दंगे हुए। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन को वापस लेना और उसके कारण मुस्लिम लीग को पुनः जीवन दान प्राप्त होना है। राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्षवादी जो लोग थे वे भी असांप्रदायिक संगठनों की ओर विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल की जो नीति और ब्रिटिश काल की जो प्रकृति रही है वो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के स्थान पर सांप्रदायिकता को जन्म देने में सहयोग करने वाली नीति रही है और इसी का परिणाम ये होता है कि भारत में एक प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होती बल्कि भारत विभाजन का कार्य होता है। मुस्लिम लीग के नेताओं के सामने प्रमुख समस्या मुसलमानों की उस प्रधानता को बनाए रखने की थी जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उन्हें उपलब्ध थी। वे देश के शासक थे। समाज में जो मुस्लिम आंदोलन हुए, जिनमें फयाजी आंदोलन कहो, चाहे बहावी आंदोलन कहो या अहमदिया आंदोलन कहो या अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन कहो या दारुल उलूम, इन सब के जो नेता थे वे ये जानते थे कि उनका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की जो अवनति है, मुसलमानों का जो ह्रास हुआ है, मुस्लिम समाज को दोबारा उसको पुनः प्रस्फुटित करना है, उनके अधिकारों को मांग करना है, उन्हें भारत का शासक बनाना है और इस प्रभुत्व के लिए ही वे संघर्षरत रहे। और सभी मुस्लिम नेता कुरान को अपना पथ प्रदर्शक तथा प्रेरणा स्रोत मानते रहे। उनकी मान्यता थी कि इस्लाम संपूर्ण जीवन दर्शन है एवं भारतीय मुसलमान अभूतपूर्व शासक अर्थात भूतपूर्व शासकों के प्रतिनिधि हैं और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जनतंत्र में किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता और मुस्लिम शासक की भी संख्या बहुत कम थी। सारे मुस्लिम शासक नहीं थे बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उनके अंदर शिक्षा का अभाव था, राज्य की सेवाओं में उनका नगण्य मात्र स्थान था। तो एक और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक होने का अवसर मिल जाता है और दूसरी ओर जो है अंग्रेज़ों को के कृपा पात्र बनने का कार्य करते हैं और अंग्रेज़ों ने मुस्लिम नेताओं को की जो इस लिप्सा है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी कूटनीति, जिसे ब्रिटिश कूटनीति कहते हैं, उसका प्रभाव लिया। और उधर है जो मुस्लिम आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, कमजोरी, बेरोजगारी का वो प्रभाव देते हुए, उसको बताते हुए हिंदू बहुल्य के बहुमत के सामने अल्पमत के शासन को एक श्रेष्ठ शासन के रूप में कैसे माना जाएगा, ये कहकर मुस्लिम जनता को एक प्रचार किया गया, भ्रमित किया गया कि लोकतंत्र में जब भारत में स्थापित होगा तो मुसलमानों का विकास नहीं बल्कि मुसलमान एक दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। और इस प्रचार का भारतीय जो मुसलमान थे उनके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ा और जो कम शिक्षित थे उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनाना चाहिए। और इन कारणों से भारत में एक मुस्लिम सांप्रदायिक नीति विकसित हुई और उस नीति का परिणाम राष्ट्र का विभाजन हुआ, जो शून्य में से एक राष्ट्र निर्मित हो जाता है, जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जाती है और जो 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आ जाता है और एक विखंडित राष्ट्र बन जाता है। और यही मुस्लिम कूटनीति, विभाजन की कूटनीति का परिणाम बन जाती है। धन्यवाद।